तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या नोट्स बनाएं। जैसे मैंने ये ऊर्जा वाला नोट्स बनाया हुआ है। ये होता है नोट्स अगर अट्रैक्टिव है तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट और अट्रैक्टिव, इसको ना अगर 11 मार्कर में करना है तो आप अपना पहले थ्योरी डालो, फिर आप ये फैक्ट इंक्लूड कर दो, आपका हो गया कंप्लीट। 5 मार्कर है तो आप फैक्ट डाल के आ जाओ, हो गया कंप्लीट। तो ज़्यादा ना आपको जब आप पेपर देने जाओगे 6 के 6 पेपर देते हैं ना जब, तो भाई रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता। आंसर राइटिंग एक स्किल है, आप जितना लिखेंगे उतना आपका निखार होगा। अब जो आता है 5 मार्कर का इतना ही रहता है, आप इतने में आप ये बना के इतने में आप अपना पूरा बता दें, बहुत अच्छा हो जाएगा आंसर। पेपर में ये होता है कि आप ना कितनी जल्दी और कितना बेस्ट लिख के आ रहे हैं। ज्ञान मैटर करता है लेकिन लिखना उससे ज़्यादा मैटर कर जाता है। यही पूरा इंटरव्यू मुझसे पूछा गया है इस बार के इंटरव्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन तक। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। दोस्तों देख पा रहे होंगे मेरे साथ सौरभ तिवारी जी हैं। पहले इनके साथ अपन वीडियो बना चुके हैं और आपने देखा, काफ़ी प्यार दिया और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इनने नोट्स कैसे तैयार किए और क्या सोर्स रहा। तो आज तिवारी जी से जानेंगे इसके ऊपर। तिवारी जी, नोट्स बनाने का तरीका क्या है, वो आपने किस टाइप से तैयार किए थे? आती है मैं बात अगर मेंस की, तो उसके लिए तो यार कोई सा भी नोट्स ना कंप्लीट नहीं होता है। बहुत सारी जगह से सोर्स से अपन को ना एक कंक्लूजन बनाना पड़ता है। उसमें आपको बहुत सारे नोट्स पढ़िए, ऑथेंटिक बुक्स में से अपना फैक्ट निकालिए, उसमें से सोर्स निकालिए, उसमें से जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये हमें अपने आंसर में एनरिचमेंट देंगी वो निकाल के रखिएगा। तो उसके लिए भी ना हर एक ऐसे पेपर 1 है कि 2 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट जो हैं उसके लिए 20-20, 25-25 पेज के ही नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि लगातार पेपर चलते हैं 6 दिन तक। तो कभी नहीं कर सकते कि आप पूरी बुक का रिवीजन कर पाएँ, तो उसके लिए नोट्स बनाने चाहिए। एक और तरीका होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहें उसको करना अप्लाई। जैसे अपना सिलेबस है मेंस का, है ना, वो यूनिट वाइज बटा हुआ है। ठीक है। यूनिट के अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, है ना। तो आप ना वो ब्लैंक पेज आते हैं, ब्लैंक पेज खरीदिए, 20-20 पेज लीजिए, या ज़्यादा लग जाए तो वो भी ले लीजिए। और ऐसे पेज है, उसमें ऐसे लाइन डालिए। हर एक टॉपिक के खांचा जो बनाया है ऐसे करके, उस हर एक खांचे में एक टॉपिक का नाम लिखते जाइए, ठीक है ना। ऐसे एक टॉपिक था ऊर्जा, या फिर एक दूसरा टॉपिक था अपना ई बेस्ड वगैरह जो भी है, उस पर आप वो नाम हेडिंग डालिए, और जहाँ से भी जो भी मिले आपको उसमें बहुत छोटे छोटे में उसके पूरा फैक्ट भर लीजिए उसमें। पहले ओवरव्यू तो आपको पता है ना कि ई बेस्ड क्या है, अब बस आपको चाहिए क्या है, फैक्ट और उसकी जानकारी जो आप एनरिचमेंट देंगे अपने आंसर में। तो छोटे छोटे बॉक्स में आप पूरी जानकारी लिख लीजिए, पूरा आपका पूरा पेपर जो है 20, 25, 30 पेज में निपट जाएगा, और आपको लास्ट टाइम पे वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए तिवारी जी के अभी हम नोट्स दिखाने वाले हैं। इनने कैसे नोट्स तैयार किए थे, कौन कौन से सोर्स रहे, हर एक चीज़ पर हम बात करेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उसको देखकर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हो। वो मैं अपने टेलीग्राम में सिलेक्शन तक MPPSC मेंस में डाल दूंगा चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे क्या नोट्स बनाएं। जैसे मैंने ये ऊर्जा वाला नोट्स बनाया हुआ है, तो मैंने ना एक ब्लैंक पेज पे क्या किया हुआ है, ऐसे एक लाइन खींची हुई है, ऐसे बीच में से 2 लाइन खींची हुई है। तो मैंने ये इसलिए किया हुआ है कि मान लो कि मैंने ये लिखा, अपना जो बीच का कंटेंट लिख लिया, ये सारा कंटेंट लिखा हुआ, और ये छोड़ा हुआ है जगह, क्योंकि मैं कोई नोट्स बना रहा था, अगर बीच में मुझे कभी लगे बाई चांस मैं कोई कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ, मान लो किसी की नोट्स पढ़ रहा हूँ या देख रहा हूँ, कोई वेबसाइट देख रहा हूँ, तो ये जो है ना ऐसे होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कोई भी डाटा हो तो अपन इंक्लूड कर लें। और कोई सा भी नोट्स हो, कोई सा भी टॉपिक हो, 2 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि ये रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगी नहीं तो। कोई भी टॉपिक का। हाँ, और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि मैंने ये जो लिखा हुआ है इसमें बहुत ही शॉर्ट, मतलब बहुत ही छोटे अक्षर में और शॉर्ट लिखा हुआ है, सारा शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये देखिए, जैसे मैंने सारा ऊर्जा का लिखा हुआ है, पवन ऊर्जा, महाद्वीपीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायो मास ऊर्जा। तो मैंने इसमें पूरा जो डाटा था, क्योंकि लोगों को जो आपने जो मैप बनाया बहुत शानदार बना है इंडिया का। ये देखिए, जैसे कि कोई सा भी टॉपिक है, अगर मेंस दे रहा है बंदा या भी जो भी दे रहा है, तो होता ये है, जैसे भूतापीय ऊर्जा, अब बेसिक नॉलेज सबको ही पता होता है भूतापीय ऊर्जा क्या है या महासागरीय ऊर्जा क्या है। मेन चीज़ होती है कि वहाँ जाके जो मेंस लिखते हैं ना,
उनको दिमाग में नहीं आते हैं फैक्ट। कहानियाँ सबको पता होती हैं, फैक्ट किसी को नहीं पता होते। और जो मेंस में नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं फैक्ट बेस पे। कहानियों पे भी मिलते हैं क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या है, लेकिन जब तक आप ये नहीं डालोगे, जैसे ये भूतापी ऊर्जा का मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है छोटा सा कि कहाँ कहाँ मिलती है, जैसे मणिकरण में, सूरजकुंड में, अनहोनी में, गोदावरी घाटी पर थोड़ा थोड़ा ये लिखा हुआ है। 2022 में 1000 मेगावाट का लक्ष्य था। 60 दशक में हॉट स्प्रिंग कमेटी बनी हुई थी 60s के दशक में, तो ये थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। बाकी कहानियाँ सबको ही पता है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है। फिर अपन उसमें कैटेगराइज में बांट के ये लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा लिख लिया। इससे होगा क्या, आप ना 2 पेज को बहुत जल्दी, हाँ, कहीं ना कहीं आपने जो मुख्य फैक्ट थे उनको पहले प्राथमिकता दी है। बिल्कुल, जैसे यहाँ नाभ की ऊर्जा लिखा हुआ है, तो छोटे से में लिख लिया भाई। 48 में परमाणु ऊर्जा आयोग बना था, 54 में फिर विभाग बन गया, 50 में ये होमी जहांगीर भाभा जी आए, इन्हें 3 चरण में इसका विकास हुआ था नाभ की ऊर्जा का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले में तारापुर, सेकंड में FBR तकनीक, थर्ड में थोरियम आधारित तकनीक आई। ये थोड़ा थोड़ा ये होता है ना, अपने जब मेंस देने जाते हैं तो ये आपका जो ये नोट्स रहेगा वो आपका ना, आपके फोटोग्राफिक मेमोरी होती ना, उसमें वहाँ ना दिखने लगता है कि अपन ने ऐसा लिखा हुआ था, पहले से तैयार होता है। अगर ये तैयार ना हो, ये अगर अपन ने वैसे लिख लिया, पूरा थियोरेटिकल पूरा ऐसा लिख लिया, तो ये होगा कि आप कंफ्यूज होंगे कि क्या था क्या नहीं था, वो आप छोड़ देंगे। फिर बहुत कम चीज़ें जाएंगी आपके वहाँ पर मेंस की कॉपी में। ऐसे में अपन ने सारा लिखा हुआ है तो अपन ना एक एक पॉइंट बाई पॉइंट याद आएंगे। सामने वाला ही फैक्ट देख के प्रभावित होगा, कहाँ कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी जानकारी है। कहीं कहीं मुझे मान लो ये मिले नोट, थोड़े थोड़े फैक्ट मिले, मैंने उस टाइम पे ऐड भी किए थे। ये होता है थोड़ा, ये वाले नोट्स बनाने में थोड़ा सही रहता है। जैसे ऊर्जा का आपने 2 पेज में कंप्लीट कर दिया। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने ना जैसे सेकंड पेपर है, ये देखिए, तो सेकंड पेपर इसमें भी मेरे ज़्यादा पेज नहीं है पूरा, मतलब सेकंड नहीं थर्ड पेपर का ये जो साइंस वाला जो मेन पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन, उसको छोड़ करके जितना भी था, अपशिष्ट प्रबंधन से लेकर के बाकी जितना भी था, इसमें थोड़े से पेज में, इतने से पेज में ही हुआ, बस इतने पेज पे है मेरा सारा। थर्ड पेपर लगभग 30-35 पेज में ख़त्म कर दिया। हाँ, बस इतना ही है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे अंतरिक्ष का है ये, देखिए आप, तो मैंने यहाँ सारा लिख लिया कि भाई यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ यान की जो तकनीकी थी वो ये 4 थी। अभी GSLV पे वो चल रहा था काम, तो वो वाला था। थोड़ा सा ऐसे बना लिया कि डायग्राम बनाने से ये होता है ना कि आपने दिमाग में चीज़ें आसानी समझ में आ जाती हैं। सुदूर संवेदन आपके सिलेबस में था, वो उसको कवर किया हुआ है। ऐसे कैटेगराइज बांटने से ये होता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं थोड़ा, है ना। कहीं ना कहीं कॉपी भी अट्रैक्टिव लगती है अपनी। हाँ, वहाँ आप कैसे भी अट्रैक्शन दे सकते हैं, लेकिन ये होता है ना, नोट्स अगर अट्रैक्टिव हैं तो आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट और अट्रैक्टिव, तो रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। अब जैसे यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी मैंने ऊर्जा का थोड़ा बनाया हुआ था, ये थोड़ा पहले का था, और ये जो अभी दिखाया था वो लेटेस्ट में था। तो ये जब पहली बार लिख रहे थे तब का था ये। मैंने उस टाइम पे परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत, और ये छोटे से मैं कोयले के बारे में सारा सब कुछ, कोयला आधारित ऊर्जा जो भी है वो इतने नोट्स में हो गया था, इतने में। तो यहाँ तेल वाले में कर दिया था, ये प्राकृतिक गैस हो गया था, यहाँ पर ये परमाणु ऊर्जा हो गया था। यहाँ देखिए आप, अपतटीय मैंने ऐसा बनाया हुआ था कि भाई इसको मोनोपोलिक बोलते हैं जब 30 मीटर तक जाते हैं, ट्राइपॉड लगते हैं जब 20 से 80 मीटर समुद्र में अंदर जाते हैं तो उसको बोलते हैं। फिर उसके बोलते हैं फ्लोटिंग बोलते हैं जब आप 40 से 900 मीटर के अंदर जाते हैं। बायोमास ऊर्जा के बारे में इतने में लिखा हुआ है। इरिडा क्या है उसके बारे में इतना लिखा हुआ, क्योंकि ये 3 मार्कर में आ जाता है। फिर ये राष्ट्रीय सौर मिशन ना, इतने में सारा सब कुछ था। ये थोड़ा पुराना नोट्स था, फिर इसको इंक्लूड किया उस वाले में जो भी नया वाला तो था। उसे और कम में कर दिया आपने। हाँ, उसको और कम में कर दिया और थोड़ा और उसमें नए डाटा डाल दिए थे। यहाँ पे पर्यावरण वाला आ गया था। पर्यावरण थर्ड पेपर में दिया हुआ है कि पर्यावरण क्षरण कैसे क्या होता है, क्या क्या प्रभाव हैं, तो उसको पूरा एक पेज पे ये किया हुआ है। रेडियो एक्टिव प्रदूषण, जल प्रदूषण का ये पूरा प्रभाव यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। यहाँ वायु प्रदूषण का जितना भी है, अमोनिया से लेकर के जितने भी प्राथमिक फैक्टर, सेकेंडरी फैक्टर, फ्लाई है, सारा इसमें इंक्लूड है फैक्ट के साथ में। क्योंकि ना ये वाला ढांचा जो है ना, आप या तो आप इसको 4 पेज में पढ़ो या आप 1 पेज को याद रखो, क्योंकि ना मेंस जो है, मेंस में लिखना कितना होता है। अब 5 मार्कर और 11 मार्कर, 5 मार्कर में आपको क्या इतना ही तो मिलता है आपको, 8 लाइन और क्या, और 11 मार्कर में 2 पेज।
तो आप इसको ना अगर 11 मार्कर में करना है तो आप अपना पहले थ्योरी डालो, फिर आप ये फैक्ट इंक्लूड कर दो, आपका हो गया कंप्लीट। 5 मार्कर है तो आप फैक्ट डाल के आ जाओ, हो गया कंप्लीट। तो ज़्यादा नहीं, आपको जब आप पेपर देने जाओगे 6 के 6 पेपर देते हैं ना जब, तो भाई रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलता, आप बुक्स नहीं उठा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि फैक्ट में ज़्यादा नंबर मिलते हैं, कुछ बोलते हैं कि कहीं पैराग्राफ में लिखना, तो आपको क्या लगता है? देखो, आंसर राइटिंग स्किल है, आप जितना लिखेंगे उतना आपका निखार होगा। ये नहीं कह सकते कि फैक्ट नहीं चाहिए, या फिर ये नहीं कह सकते कि भाई वो पैराग्राफ में लिखना है। दोनों का कॉम्बिनेशन दोनों ही चाहिए होता है। आप अगर किसी को ये नहीं बताएंगे कि आखिर है कोई सा भी क्वेश्चन आया तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि है क्या। आप केवल फैक्ट नहीं बता सकते ना। आप अगर मेरे रूम पे आए और मेरे बारे में केवल फैक्ट बता दिया, आपको बैकग्राउंड पता ही नहीं है, तो कैसे प्रभाव पड़ेगा? पहले बैकग्राउंड फिर फैक्ट, है ना। तो पहले बैकग्राउंड तो बताना ही पड़ेगा, फिर फैक्ट की बारी आती है। तो बैकग्राउंड इजीली लोगों को याद होता है। अब आप तो तैयारी कर रहे हैं, मैं अगर एक बेसिक 11th या 12th या 10th वाले बच्चे से ही पूछूं पर्यावरण क्षरण क्या है, बता देगा, फैक्ट नहीं बता पाएगा वो, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बता पाएगा वो होता है कि वहां जाके आपको यही निखार देना है उसमें आंसर में। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये भी मैंने थोड़े से में इतने में ही सारा सन इंक्लूड किया हुआ है। या जैसे एनवायरमेंट है, अब ये देखिएगा यहाँ तक इसमें में इंक्लूड है 2 पेज में पूरा। फिर यहाँ से ई वेस्ट वाला चालू हो जाता है, ई वेस्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सारा वो भी उसके साथ जो नियम बनाए गए हैं भारत सरकार के, वो सारे नियम इसमें लिखे हुए हैं। ठोस प्रबंधन, अभी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016, खतरनाक जो अपशिष्ट होते हैं 2016, वो सारा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। जितना अपन को लिखना है ना, एक होते हैं ना हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो मेरा मानना है कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा वो होता है, सही होता है आंसर राइटिंग में। जहाँ पे आपने जो फ्लो चार्ट और जो डायग्राम बनाए हैं ना, चित्र वगैरह, बहुत शानदार लग रहा है आपका नोट्स, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। हाँ, ये तो मैंने अभी छोटा इसलिए भी बनाया है इसमें क्योंकि मुझे अपने नोट्स बहुत शॉर्ट करने थे, इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे में इसको बनाया हुआ है। अगर हाँ आप क्योंकि ना लाइनें बहुत कम दे दी हैं तो ये काम आ सकते हैं अब मेरे लिए किसी भी के लिए भी, क्योंकि आप ये इतना अगर छोटे में करके अपन कर दें, यहाँ आंसर पूरा लिख दें इसके बारे में, तो बहुत अच्छा लगेगा आंसर लिखने में। 5 मार्कर में नंबर अच्छे देगा। हाँ, नंबर अच्छे मिलते हैं क्योंकि यही इतना ही मिलता है। अब जो आता है 5 मार्कर का इतना ही रहता है। आप इतने में आप ये बना के इतने में आप अपना पूरा बता दें, बहुत अच्छा हो जाएगा आंसर। थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे भी लिख लिया भाई, जो थोड़ा लगा कि भारत नेट परियोजना क्या है उसके बारे में अगर पूछ लिया, क्योंकि ये 50 मार्कर के अकॉर्डिंग बनाए थे मैंने उस टाइम पे, तो वैसे हिसाब से भी लिख लिया, अगर पूछ लिया भारत नेट परियोजना या फिर कुछ भी पूछा उसके आगे भारत नेट परियोजना डाल दिया, थोड़ा उसके बारे में डिटेल लिख ली थी इसमें। ये ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 लिख लिए थे कि हो सकता है अगर क्योंकि 6 मार्कर पहले होता था पूरे पेज पे लिखना होता है, तो उस हिसाब से लिख लिया था इसको। ये थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे जैसे अपशिष्ट प्रबंधन की जो विधियाँ थी जो कहीं से मुझे मिली, तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया इसमें। अब होता ये है कि मेरे को ये याद होना चाहिए, लैंडफिल, इंसिनरेशन या रिलीसेस। हाँ, ये की पॉइंट में नहीं रहते हैं अपने कि ये अगर अपशिष्ट प्रबंधन आता है, अगर आ गया कि अपशिष्ट प्रबंधन की विधियाँ लिखिए, तो ये अगर याद हो गए कि ये क्या है, तो बाकी चीज़ें सही रहती हैं अपन को, वहाँ याद ही आ जाता है। फिर अगर अपने रिवाइज करके रखा है इसको। ये थोड़ा जलवायु परिवर्तन पे बनाया हुआ है भाई। जलवायु परिवर्तन है क्या, अपने भारत पे क्या क्या प्रभाव है, क्योंकि ये भारत वाला है, एनपीसीसी और भारत, ये पूरा भारत के लिए है और ये पूरा विश्व का इंक्लूड कर दिया। अब कहीं से भी क्वेश्चन आता है क्या जलवायु परिवर्तन, ये अपन जानते हैं। नोट्स वही होते हैं ना जो अपन जानते हैं वो ना लिखते हुए, जो नहीं जानते हैं, जो अपन को लगता है कि अपन भूलेंगे, वो लिखना होता है। अगर सारा ही इंक्लूड कर देंगे तो वो नोट्स ना होकर के बुक हो जाएगी, किताब हो गई, है ना। तो ये होता है कि भाई अपन को क्वेश्चन क्या आएगा, इम्पैक्ट क्या है, भारत की क्या उस पर क्या रणनीति है और विश्व का क्या चाह रहा है, विश्व क्या चाह रहा है उस पर। तो ये होता है अपन ने अपने भारत का लिखा, यहाँ विश्व का लिख दिया कि भाई विश्व क्या क्या कर रहा है, कौन समझौता हुआ था, क्योटो हुआ था, CDM प्रोसेस आई थी, IPCC जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल चल रहा है, अर्थ आवर चलाया जा रहा है, तो ये विश्व के लिए लिख लिया। फिर अपना होता है कि अपन कंक्लूड करके उसको आगे बढ़ा दें आंसर को। ये थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट की वो लिख ली थी कि इस रिपोर्ट में ये बोला है, इस रिपोर्ट में ने ये बोला है कि भाई 2018 में ये था कंडीशन, 1950 में ये कंडीशन थी। थोड़ा सही रहता है बनाने में।
तो इतना था बस। तो इनको आप हमेशा करंट से रिलेटेड करके, हाँ बिल्कुल, करंट तो रिलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये ऐसे होगा ना, क्योंकि ये समिट वगैरह है तो ये होती रहती है, हर 1 साल 2 साल में होती है, तो वो जब भी हुई उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए उसको इंक्लूड कर दो उसमें, बस वही है। तो ये तो अपना थर्ड पेपर वाला था। मेन है साइंस वाला। तो साइंस का ये रहता है कि साइंस तो किसी भी बेसिक बुक से पढ़नी होती है, एनसीईआरटी ले लो या कोई सी भी बुक ले लो, साइंस तो साइंस ही रहेगी, उसको नहीं कर सकते आप कुछ भी। ये वाले जैसे होगा, ये थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ देते थे हम इंक्लूड करने के लिए। ये देखो, ये क्लास का ही बनवाया हुआ है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है इसको, यही का ही अगर आप वहाँ डाल दें एनसीईआरटी मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है कि भाई आपको पता हो कि भाई ये अगर जब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है, ये थोड़ा प्रदर्शित करने का तरीका है। कि ऐसे कलर नहीं कर सकते वहाँ पे, लेकिन पढ़ने के लिए तो आसान हो जाता है चीज़ें। तो ऐसे सारे, ये तो पूरा साइंस है, इसमें पूरा साइंस पढ़ा हुआ है। एथिक्स पे मैंने ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मैंने दृष्टि से पढ़ा हुआ, अच्छा था वो। मैंने केवल 2 पेज पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई थी समझने के लिए, बस। जैसे ये नीति शास्त्र का थोड़ा सा ओवरव्यू बनाया था कि कुछ अगर ऐसा पूछ लिया इंटरव्यू बेस पे भी और निबंध बेस पे भी, तो ये एक ओवरव्यू था उसका। तो आपने कहीं ना कहीं इंटरव्यू की तैयारी मेंस के साथ में ही लेके चलते? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने ना, मैं बता रहा हूँ, 18 वाला जो इंटरव्यू दिया था उसमें बहुत सारी चीज़ एथिक्स पे पूछी थी, और उसको ना आपको ना क्विक आना चाहिए आंसर, सोचने वाली बात ही नहीं मिलती वहाँ पे। तो ये थोड़ा थोड़ा किया हुआ था उस टाइम पे। ऐसे मूल्य है तो मूल्य के प्रकार, साधन, साध्य, दृष्टिकोण, आधार, थोड़ा थोड़ा से मैं ऐसे छोटे छोटे पार्ट में इसको बांट के उसको इंक्लूड किया। ये पूर्वाग्रह क्या है उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे। अब आप देखिएगा, आपको ना ऐसे नोट्स में नहीं मिलेंगे, जैसे कि ये अप्रोचेस वगैरह है, ये ऑल पोर्ट के अनुसार 5 क्रियाएं, ये नहीं देते हैं। और यही ना आपका नंबर में इजाफा दिलाएंगे, ये वाली चीज़ें कि भाई एंटी ल्यूकेशन, फिर उसके बाद अवॉइडेंस, डिस्क्रिमिनेशन, फिजिकल अटैक, एक्सटर्मिनेशन, ये वाली चीज़ें जो ना, ये स्टेप्स जो होते हैं ये नंबर दिलाते हैं। तो ये ना कहीं कहीं से आपको खोजना पड़ेगा। बहुत सारी बुक अगर आप देखते हैं उसमें से मिल जाता है, ERC रिपोर्ट है उसमें मिल जाती हैं चीज़ें, तो उसको थोड़ा थोड़ा मैंने इंक्लूड किया था ऐसे। बाकी तो एथिक्स तो अपने, ये देखिए जैसे रूढ़ि युक्ति है, तो इतने में पूरा इतना मैंने इंक्लूड कर लिया रूढ़ि युक्ति को, पूरा सब कुछ, कि बाद में हमें पूरा ना पढ़ना पड़े। अंतरात्मा के बारे में बनाया हुआ है। थोड़ा व्यक्ति को नैतिक दुविधाएं होती हैं तो नैतिक तर्क का सहारा लेता है। उसके लिए अंतरात्मा का ज्ञानात्मक पक्ष जो है बहुत ज़रूरी होता है। और ज्ञानात्मक पक्ष क्या करता है, अपने अंदर विकल्पों का चुनाव करते हैं। विकल्प अपने पास बहुत सारे होते हैं विकल्प, उसको चुनाव करने के लिए अंतरात्मा का ज्ञानात्मक पक्ष जरूरी होता है। तो ऐसे थोड़ा समझना आसान हो जाता है इस फ्लो चार्ट में। ऐसे में तो भेद लिख लिए ऐसे, फिर तो सारा सब अपन को ही इंक्लूड करना होता है पढ़ने के बाद। ये जैसे कि सेकंड पेपर का जो सेकंड पार्ट है, अब तो शायद 20 वाले से थोड़ी चेंज हो गई हैं चीज़ें, फिर भी किसी ना किसी पार्ट में है ही ये। तो सामाजिक सहायता या सामाजिक स्कीम्स, वृद्ध, बुजुर्ग और बच्चे, महिलाओं के लिए संबंधित कुछ कुछ उसमें दिए हुए हैं। तो उसके लिए बनाया हुआ था, जैसे एज पीपल के लिए बनाया हुआ था। इतने में एज पीपल जितने भी हैं, पूरा एज पीपल के लिए था। जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या कंडीशन है वर्तमान में, और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारा है कि भाई यहाँ तक भी इफेक्ट ये है भाई 10 अक्टूबर को अपना वृद्धजन दिवस मनाए थे, 15 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र ने शोषण दिवस मनाया है, एज वेल फाउंडेशन है उसके तहत क्या कंडीशन चल रही है, वो समस्याएं क्या हैं, सरकार की नीतियाँ क्या हैं, वो सारा इसमें इंक्लूड है। अब होता क्या है, अपने आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन को आंसर को फ्रेम करना होता है, बस एक पेज पे सारा कुछ हो गया। इसमें कुछ एक्ट थे, जैसे कि ये एक्ट माता पिता वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम आया था 2007 में, उसमें क्या प्रावधान है वो थोड़ा लिख लिया। एक आई थी नीति आई थी 2011 में, उसको लिख लिया। ये योजनाएं हो गई थोड़ी सी जो नई करंट आई थी, तो उस टाइम पे न्यू आई तो उसको ऐड कर लिया। फिर है निःशक्त जनों के लिए, तो निःशक्त जन के लिए जो भी है संवैधानिक प्रावधान क्या है, कंडीशन क्या चल रही है, 10% जनसंख्या विश्व की अभी भी किसी न किसी प्रकार की निःशक्तता से प्रभावित है, वो इंक्लूड कर लिया। कानून क्या है, कौन कौन से कानून बने हैं वो यहाँ इंक्लूड कर लिए। ये थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाएगा तो याद रह जाता है वहाँ पे। फिर उसके लिए क्या क्या चलाया जा रहा है, भारतीय पुनर्वास परिषद है, LMCO है, एक 2006 में एक्ट आया था,
ये फिर ये योजनाएं हो गई। होता क्या है ना, ऐसे स्पेसिफिक नहीं पूछते आपसे पूछा कि भाई क्या है, क्या क्या कंडीशन है, कोई योजनाएं बताइए। तो ये होता है ना, आपको अपनी बता देनी होती बेस्ट वाली योजनाएं, क्योंकि आप कितने, अगर मान लो आपने 10 रटी, भूल जाओगे आप, मेन 5 रटो, वही उगल के आ जाओ। पेपर में ये होता है कि आप ना कितनी जल्दी और कितना बेस्ट लिख के आ रहे हैं। ज्ञान मैटर करता है, लेकिन लिखना उससे ज़्यादा मैटर कर जाता है। कम ज्ञान में ज़्यादा लिख देना अच्छा, वो ज़्यादा मैटर। कभी कभी उदाहरण देखने को मिलते, अरे उसका हो गया, हाँ, वो मेरा नहीं हो पाया, जबकि मैं ज़्यादा पढ़ता था इस टाइप से भी। देखो वही बात है ना, हमको एग्ज़ाम निकालना है, हमको ज्ञानी बनना नहीं है। अगर ज्ञानी बनाना होता तो किसी एक सब्जेक्ट पे बनाते वो। हमें सारे सब्जेक्ट को कंक्लूड करने का चल रहा है ना, तो सारे सब्जेक्ट अगर कंक्लूड करके चलना है तो हमें बेसिक नॉलेज ही चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए कि होता क्या है, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, वर्तमान में क्या कंडीशन चल रही है वो आप कहो क्यों नहीं। तो फिर तो इसके लिए तो पूरी पीएचडी हो जाए, पीएचडी नहीं करनी है। ऐसे ही बच्चों के लिए बनाया हुआ है संवैधानिक प्रावधान, क्या क्या वैधानिक क्या क्या प्रावधान है, समस्याएं क्या हैं और उसकी योजनाएं क्या क्या हैं। महिलाओं के लिए भी सेम यही पैटर्न है, संवैधानिक वैधानिक योजनाएं। श्रमिकों के लिए भी यही है, एक पेज पे पूरा। SC ST के लिए पूरा, उसका यहाँ भी लिख लेंगे क्या जनसंख्या क्या चल रही है। अल्पसंख्यकों के लिए इतने में पूरा, इतना पूरा आ गया इतने में अल्पसंख्यकों के लिए। स्वास्थ्य का क्या चल रहा है पैटर्न, वो वाला ये हो गया। ये बच्चों की कुछ नई योजनाएं मिली थी MP के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ लिख ली थी मैंने, ऐसे कुछ महिलाओं की मिल गई थी। एक बार नोट्स बना लेने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ देना चाहिए, बाद में कुछ अगर उसमें करना है ऐड तो हम करते रहेंगे। हाँ, वही बदलाव प्रकृति का नियम है। हाँ, क्योंकि ना आप, क्योंकि मान लो कि अभी वो आया है, आप पढ़ रहे हैं अभी और एग्जाम हो रहा है आपके 6 महीने 8 महीने बाद, उस बीच में बहुत सारी योजनाएं इंक्लूड हो जाती हैं। इसमें शायद सेकंड पेपर ही है, इसमें एजुकेशन वगैरह है, तो थोड़ा थोड़ा लिख लिया था एजुकेशन क्या है, थोड़ा फ्लो चार्ट में ऐसे कर लिया कि एजुकेशन होता क्या है। उस हिसाब से भाई एजुकेशन से बुद्धि तर्क का विकास होगा, उससे होगा क्या, बुद्धि आएगी तो आप स्किल डेवलप होंगी, सीखने की क्षमताएं बढ़ेंगी, उससे क्या होगा, टोटल मिला के क्या होगा कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा। उससे क्या होगा, अगर आप ह्यूमन का रिसोर्स अच्छा है, उसका डेवलपमेंट हो चुका है, तो भाई उद्योग जो हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, उनमें आप काम करेंगे, स्किल अपना दिखाएंगे, उससे क्या होगा, रोजगार, और रोजगार से प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन से क्या होगा, अर्थव्यवस्था को लाभ, और अंततः लाभ आपको ही होगा। तो शिक्षा एक ना पूरा चक्र है पूरा। वर्तमान में क्या क्या समस्या है उसको थोड़ा थोड़ा इंक्लूड किया इसमें, थोड़ा थोड़ा फैक्ट लिख लिए कि भाई अगर कुछ इंक्लूड करना हो, भाई संवैधानिक वहाँ है 87 अमेंडमेंट क्या कैसा क्या है, 1976 में पहले क्या किया गया था, अभी उसके बाद राधाकृष्णन आयोग आया, कोठारी आयोग, थोड़ा थोड़ा ना कि मेमोरी में बना रहे, नहीं तो चीज़ें लास्ट में भूलेंगी। थोड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ही, क्योंकि अभी तो 2021 वाली आ गई है, तो ये उस टाइम को लिख लिया था, क्योंकि पहले क्या होता था, आ जाता था कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बताइए 6 नंबर में, तो हमने लिख लिया कि भाई ये पॉइंट थे। अभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, 1986 बारे पूछ सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में थोड़ा लिख लिया, इसके तहत क्या क्या कार्य किए गए वो लिख लिए। छोटे छोटे थोड़े थोड़े से में ना एक एक टॉपिक तैयार कर लेने चाहिए ऐसे, और क्या सुझाव होने चाहिए। जैसे एजुकेशन का मैंने तैयार किया है ये 3-4 पेज में, तो उसके सुझाव भी लिखने चाहिए लास्ट में। अगर 15 नंबर में आ जाए तो सुझाव लिखना जरूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं इंटरव्यू में यहाँ से पूछ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू में पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अगर आगे दिखाता हूँ मैं, इसमें ही है, ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, अभी तो 5 आ गया है। यही का यही पूरा इंटरव्यू मुझसे पूछा गया है इस बार के इंटरव्यू में, कि बताइए कि क्या मतलब क्या चल रहा है, कंडीशन क्या चल रही है बच्चों की, महिलाओं की। ये डाटा उस वक्त आपको काम आ गया होगा। हाँ, ये डाटा मैंने इसमें इंक्लूड किया, क्योंकि ये 4th वाला है, मैंने फिर 5 वाला भी तैयार किया हुआ था, अभी 2021 में आया था, तो मैंने पूरा फैक्ट रटे हुए थे। तो ये आपके काम आएगा। अभी आप नया बनाओगे, क्योंकि ये पुराना है, आप नया बनाओगे अगर आप ऐसा, क्योंकि सेकंड पेपर में है ये सारी चीज़ें, महिलाओं के बच्चों के स्वास्थ्य के वगैरह में, यही आपसे इंटरव्यू में भी काम आ जाता है। ये देखिए मैंने सारा बनाया हुआ है, बाकायदा चार्ट के साथ बनाया हुआ है
इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट क्या थी, पहले क्या थी, बाद में क्या हुई, अंडर मोर्टेलिटी क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी क्या है, TFR क्या है, नीति आयोग के अकॉर्डिंग IMR, MMR, TFR क्या चल रही है। क्योंकि ना होता ये है कि आपको फैक्ट बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, फैक्ट ही बनाना चाहिए आपको नोट्स में, क्योंकि बाकी तो आप किसी भी चीज़ के खरीद ले आओ, किसी भी कोचिंग के ले लो या फिर कहीं से भी ले लो, सारी चीज़ें, लेकिन बाकी होता है कि आपको क्या इंक्लूड करना है। छोटे छोटे थोड़े थोड़े से बना लो आप। तो कहीं ना कहीं नोट्स में अपनी क्रिएटिविटी ज़रूरी है। बिल्कुल, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे करके चलना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा क्रिएटिविटी तो होनी चाहिए। वो नहीं तो मार्केट से नोट्स खरीद के तो हर कोई बता देता है, वही होता है। आपको थोड़ी थोड़ी जगह छोड़िए आप कि आपको बाद में इंक्लूड करें, थोड़ा थोड़ा सा लिखिए उसके बारे में। बाकी सारी चीज़ें एक सी होती हैं, आपको खुद ही लिखनी होती है, वो आपकी स्किल होती है लिखने की। तिवारी जी के नोट्स देखे, इन्हें कैसे तैयार की, ये सब बताया। और आपको यह वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। और तिवारी जी का धन्यवाद, आपने सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन दिया। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि किसी को, जितनी मैंने कठिनाई उठाई है, क्योंकि मुझे अभी भी याद है मेरा 16 में पहली बार हुआ था, तो मुझे कोई जानकारी दे नहीं रहा था। जो सेलेक्ट हो रहे थे या जो मेंस दे रहे थे वो बताते ही नहीं थे, क्योंकि वो होता ना कंपटीशन वाली भावना थी। मैं नहीं चाहता इतनी परेशानी लोग लें। जो भी इंक्वायरी है आप इनसे पूछिए, मैं इनके थ्रू या आपको लगे तो मेरे थ्रू भी मैं बता सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात की आप मेहनत करें और सफल हों।